बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से आज जो अदालत उज़्मा में अदालती कार्रवाई हुई है, इस प्रोसीडिंग के हवाले से हमारा वीलॉग बड़ा दिलचस्प होने वाला है। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी असद तूर भी मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हसन अयूब भी मौजूद हैं। गो को वे अपने मोबाइल में मसरूफ़ हैं, लेकिन जब हम उनसे सवाल करेंगे तो हमारे साथ जो है वो ज़रूर मुतवज्जे होंगे। लेकिन हसन से और असद से बात करने से पहले चार चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो आज की अदालती कार्रवाई का आप खुलासा कह सकते हैं। एक तो आज सुप्रीम कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यकीन दहानी मांग ली है कि इलेक्शन अगर होता है तो तमाम जो फ़रीक़ैन हैं दोनों साइड के जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है उसे नीचा लाने की कोशिश करेंगे, इक़दाम उठाएँगे। इसके अलावा वज़ारत दाखिला से, वज़ारत दिफ़ा से जवाब मांगा गया है कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो 8 अक्टूबर की तारीख इलेक्शन कमीशन ने दी है इसको कैसे नीचे लाया जा सकता है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन से भी प्लान मांगा है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी प्लान क्या होगा। और इसके अलावा मुस्लिम नवाज़ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और जमीयत उलमा इस्लाम पे के जो वकला थे फ़ारूक एच नाइक, अकरम शेख और इसके अलावा कामरान मुर्तज़ा, उनसे भी जवाब मांगा है कि आप भी यकीन दहानी कराएंगे कि करवाएँ कि जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है उसे नीचे लाया जाएगा। तो ये तो अदालती कार्रवाई के अहकामात थे। सबसे पहले असद भाई आप ये बताएं कि आज की अदालती कार्रवाई और कल की अदालती कार्रवाई में क्या फ़र्क था, बिलखसूस जो आज मंदू खेल साहब के रिमार्क्स थे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के जो रिमार्क्स थे वो तो चले थे ही बड़े वाजे। वो तो जो उस दिन 2 दिन पहले जो फ़ैसला आया है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह का, उसको इंडोर्स कर रहे थे और उसको अदालत के अंदर रिफ़्लेक्ट कर रहे थे। लेकिन उससे ज़्यादा मेरे लिए परेशान कुन था मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब और मोअज़्ज़िज़ जस्टिस मुनीब अख्तर का कंडक्ट, जिस अंदाज़ में माजरत के साथ वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को स्नब करने की कोशिश कर रहे थे और उनको बोलने नहीं दे रहे थे, ये बहुत ही अफसोसनाक था। अदालत के अंदर एक बेंच के अंदर आप अपने साथी जज को किस मौके पे ये सब हुआ ये भी बता दीजिएगा। नहीं, वो जब कह रहे थे कि उन्होंने पूछना शुरू किया इलेक्शन कमिश्नर के वो वकील सजील से, उनसे उन्होंने कहना शुरू किया कि आप बताएं कि ये जो आपने सदर को तारीख सजेस्ट की ये किस ऑर्डर के तहत ली, क्योंकि ऑर्डर तो जो था वो माइनॉरिटी में था चीफ जस्टिस का, मेजॉरिटी में तो हमारा ऑर्डर था जिससे वो सो मोटो ही डिसमिस कर दिया था। तो उसके ऊपर जिस तरह जस्टिस मुनीब अख्तर, मुझे आज बड़ी जिसे कहते हैं उन्होंने कहा जी खुद साख्ता इंटरप्रिटेशन। हाँ, जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज जो किया मुझे बड़ी हंसी भी आई। उन्होंने आज अपने माजी में जस्टिस काजी फायज़ ईसा के रेफरेंस के केस में जो उन्होंने डिसेंटिंग नोट लिखा था उसकी कब्र आज खुद खोदी, अपने लिखे हुए नोट की कब्र खोदी। उसमें वो कैलकुलेटर लेके लिखते रहे थे कि वो देखें जी 4 जजेस का फैसला था, एक रिटायर हो गया, एक का एक अलहदा नोट है, तो ये तो अक्सरियत ही नहीं है। आज वो इनको फिर भी 5-4 बनता था। जी। और आज वो कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है कि अक़लियत खुद को अक्सरियत में बदल दे, हालांकि उस दिन वो अक्सरियत को अक़लियत बदलने के लिए उन्होंने इतना बड़ा नोट लिख मारा था और आज वो ये कह रहे थे। मतलब कोई एक जिसे कहते हैं ना थोड़ी सी ग्रेस भी होती है। हमारे ऑनरेबल जजेस, ठीक है आपकी एक पोजीशन है, मैं आपके पोजीशन का एहतराम करता हूँ, आपकी पोजीशन हो सकता है आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक दुरुस्त हो, लेकिन आप माजी में भी एक पोजीशन ले चुके हैं। थोड़ी ग्रेस दिखाते हुए उस पोजीशन से कम इतनी जल्दी तो डेविएट मत करें, ठीक है। या फिर आज कहें कि वो माजी में लिखा हुआ मेरा नोट गलत था, ठीक है। वो कहते हैं ना वो झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रोज़ ज़फ़र, आदमी को साहिब एक किरदार होना चाहिए। अब बात ये है, फिर जस्टिस मोअज़्ज़िज़ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब भी वो भी मैं बस ठीक है आपकी बात आ गई, अब थोड़े आगे आप बार बार इलेक्शन कमीशन के वकील को पुश किया जाता है कि नहीं आप दलाइल दें। भाई इलेक्शन कमीशन के वकील को आप जवाब देने देते, उनको पूरी तरह जवाब नहीं देने दे रहे थे, बल्कि उनके जवाब को क्लियर कर रहे थे जस्टिस मुनीब अख्तर के। वो आपने असल में 5 जजेस का दस्तखत पड़े होंगे, उसके बाद आपने ये फील किया होगा ये वो, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, उन्होंने कहा नहीं भाई उसके नीचे हमारा डिसेंटिंग नोट मौजूद था, उसका फुट नोट पड़े, उसका फुट नोट उन्होंने कहा क्लैरिटी के साथ, उन्होंने कहा मंदोखेल साहब ने कि आप जो कह रहे हैं कि हमने दस्तखत किए हैं, जहां दस्तखत किए वहां आपने लिखा कि हमारा सेपरेट नोट है। जब हमारा सेपरेट नोट पढ़ेंगे तो सेपरेट नोट में लिखा है कि हम याया फरीदी और अथर मिनल्ला साहब के साथ जो फैसला है उसके साथ एग्री कर रहे हैं। अच्छा असद भी आपके साथ एक और भी हमने सवाल पूछना है, लेकिन चलें हसन को ले लेते हैं। हसन, आप आज की अदालती कार्रवाई को कैसे देखते हैं? कोई आपको मिडल वे निकालने की कोशिश तो नहीं नज़र आ रही कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए?
यार देखें, मैं ताजुब है, सबसे बड़ी जो बात थी वो तो जस्टिस जमाल खान मंदू-खेल ने जो कह दिया जी, गुज़िश्ता रोज़ उनके रिमार्क्स को जो है वो मिस रिपोर्ट किया गया, तो उन्होंने उसकी वजाहत कर दी। उन्होंने बता दिया जी कि उनकी जो वजाहत है, वो कह रहे थे कि जो उनके गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने बात की थी वो अपनी उस विद इन जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर के मामला है उस हवाले से थी, ऑर्डर के हवाले से नहीं थी। मेरे लिए सबसे बड़ी खबर ये थी आज कि यार इरफान कादर साहब को सुना ही नहीं अदालत ने। वो आए हैं, वो इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट करने आए हैं और अदालत ने कहा नो, इस्तीफा दे के आए हैं। इस्तीफा देकर आए। उन्होंने कहा जी इरफान कादर साहब, आपको हमने नहीं सुनना, हमने जनाब सजील साहब को सुनना है। भाई बात क्यों सुनना है? क्या मैच फिक्स किया हुआ है? ये बेंच फिक्स होता है क्या? ये मैच फिक्स था क्या? सजील साहब ने ऑलरेडी आके चैम्बर में उनसे को बात की हुई थी कि हमने आपको सुनना है, इरफान कादर को नहीं सुनना। भाई जो इदारा है वो चाहता है कि उसको रिप्रेजेंट करे इरफान कादर। एक जो है SAPM के ओहदे से इस्तीफा दे के बंदा आ रहा है और आप उसको सुन नहीं रहे। और बात क्या थी कि आपको अगर एक दिन के लिए केस को जो है नेक्स्ट डे के लिए आपने वो करना था, एडजर्न करना था, तो केस तो कल तक वैसे भी चला गया है। केस कल तक वैसे भी चला गया है, तो कौन सी यार मतलब कौन सा पहाड़ गिरने जाएगा, को आसमान हमारे सर पर आगे गिरेगा? एक दो रोज़ से क्या फ़र्क पड़ जाना है? इलेक्शन तो फिर भी 90 दिन के अंदर तो नहीं हो रहे ना, ठीक है? मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ दूसरी बात सुने कि अगर वो जस्टिस जमाल खान मंदू-खेल ने बड़े वजाहत के साथ कैटेगोरिकली कह दिया जी कि ये 4-3 का फ़ैसला है। जब 4-3 का फ़ैसला है तो प्रेसिडेंट को डेट देने का इख्तियार नहीं था, और ये मामला जो था इलेक्शन के से मुतल्लिक, यानी सूबाई इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से, इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से, तो ये मैटर्स ने रेफ़र होना था हाई कोर्ट्स में। भाई इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट क्यों टेकअप कर रही है? जब ये मामला और टेकअप कर भी लें तो मेरे ख्याल से जो एक नुक्ता है ना, देखे ना, कोर्ट ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन का मामला ना, आप वो इब्हाम तो दूर करें, मेजॉरिटी डिसीजन है ना यार, इब्हाम तो दूर करें। फिर वैसे तो क्लैरिटी हो चुकी है, लेकिन क्लैरिटी आ चुकी है। अगर एक मिनट के लिए मान लेते हैं जी कि ये 3-2 का फैसला है, तो वो आप वाली बात है कि इसकी क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना। इसकी क्लैरिटी अभी तक हुई है? इस बात के ऊपर मट्टी फेंक रहे हैं, इसको अंडर द कारपेट डाल रहे हैं। अंडर द कारपेट डालने से ये कबूतर जब बिल्ली आ जाए तो आंखें बंद कर ले, तो वो उसकी बचत नहीं है। तो देखिए ये हमारा तमाशा लगा हुआ है। अच्छा, आप प्रोटेक्ट किसको कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को। आप बातें क्या कर रहे हैं जी कि हमने मुल्क में जो है वो हमने जो टॉलरेंस का कल्चर लेकर आना है, हमने मुल्क में इत्तेफाक राय लेकर आनी है, और इंतखाबात और जमहूरियत को लेकर चलना है। तो आपस में जमहूरियत का ये अमल है कि बेंच में एक जज अपने रिमार्क्स दे रहा है, तो उसके रिमार्क्स को जो है वो आप कट कर रहे हैं 2-3 जज, ठीक है? और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने जब रिमार्क्स देने शुरू किए हैं, क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन उनका बड़ा रेलेवेंट था, लेकिन क्वेश्चन कम से कम 15 मिनट बाद समझ आया कि ये क्वेश्चन है। इतना वक्त आप उनको दे रहे हैं, और जैसे जमाल खान मंदू-खेल को आप जनाब फ़ौरन ही स्नैप कर रहे हैं यार, ये कौन सा तरीका है? और बात ये है कि क्लैरिटी चाहिए, अदालत को जिस तरीके से वो चले उसमें फेयरनेस होनी चाहिए, फेयरनेस नहीं है। अच्छा असद भाई, ये बात की गई अंदर फुल कोर्ट की, नाइक साहब ने कहा, लेकिन मंदू-खेल साहब ने कहा कि नहीं, फुल कोर्ट नहीं, 7 रुकनी बेंच बनना चाहिए। उसके पीछे आपको क्या लगता है कि वो क्यों कह रहे थे? दूसरा, क्या आपको याद होगा आज की अदालती कार्रवाई में मंदू-खेल साहब के कोई 10 रिमार्क्स आपको याद हों? देखिए, उनके रिमार्क्स तो मोस्टली उसी बात के इर्द-गिर्द घूम रहे थे कि आप बताइए किस फैसले पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन ने किया, ठीक है? वो फैसला कहाँ पे है? वो बार बार कह रहे थे वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहाँ पर है। हर 15 मिनट के बाद, जैसे असद भाई बता रहे हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन बात करते थे कि अदालती ऑर्डर के ऊपर हमने ये कर दिया, वो कर दिया, मंदू-खेल साहब पूछते थे भाई कौन सा ऑर्डर? भाई वो ऑर्डर दिखा दो, मेजॉरिटी में है, मिनॉरिटी में है, वो ऑर्डर तो दिखाओ, ऑर्डर बताओ तो सही कहाँ पे है। तो ये मेरे ख्याल में 10 मरतबा उन्होंने यही रिमार्क्स बार बार दिए। बिल्कुल। अब वो 7 रुकनी बेंच का उन्होंने क्यों कहा? देखिए, 7 रुकनी का वो वही कह रहे होंगे कि अगर आपने इस केस को अभी भी सुनना है, हाँ। तो फिर वो 7 रुकनी बेंच अहल है सुनने का, जिसमें से 2 जजेस ने रिक्यूज़ किया, लेकिन 2 जजेस को मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अलहदा किया, लेकिन वो डिसमिसल का फैसला दे चुके हैं। अगर ये एक तरह की उस फैसले की रिव्यू पिटीशन है, तो भी वो 7 रुकनी सुनेगा। ये नहीं होगा कि बैठ गए फिर जस्टिस इजाजुल हसन। मैं यही कह रहा हूँ ना बैठ कि गए? जस्टिस मुनीब अख्तर कैसे बैठ गए उसके अंदर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान कैसे आ गए? तो ये किस तरह निकल मुनीब अख्तर तो थे ना उसमें। थे भाई। मुनीब अख्तर मज़ाहिर नकवी नहीं थे। मज़ाहिर अकबर नकवी नहीं थे, इजाजुल हसन उससे रिक्यूज़ कर गए थे। ये सब कुछ कैसे हुआ, ठीक है? तो ये जो मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब बार बार आज कह रहे थे कि पॉलिटिकल, वो जिसे कहते हैं ना, टेम्परेचर नीचे लाएं, पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाएं, पॉलिटिकल फ्लान दिखाएं,
दोनों साइड्स हमें यकीन दहानी करवाएं ताकि कुछ ये बात यकीन दहानी क्यों ले रहे हैं? जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फैसला करना है तो फिर कहते हैं यकीन दहानी नहीं आएंगी तो हम प्रोसीड भी नहीं कर पाएंगे। जी, तो यही कह रहा हूँ ना। तो इससे जाहिर होता है कि आप देखिए कि आप पहले तो टेम्परेचर अदालत के अंदर नीचे लाएं, आप पहले इत्तफाक राय अदालत के अंदर पैदा करें, मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान में पैदा करें, और फिर अगर आपको फैसले यकीन दहानियों पर अब आप इस जगह पर पहुंच गए, इससे का मतलब है आपको खुद भी आइडिया हो गया कि आप एक ऐसी जिसे कहते हैं वो गदले पानी में उतर गए हैं जिसमें ना सिर्फ के अदालत की ये शफाफ सफ़ेद टाइलें गदली हो रही हैं। नहीं, वो चीफ साहब ने तो ठीक है? कहा हम तो सिस्टम को, गवर्नेंस को, जमहूरियत को, आइन को प्रमोट करने के लिए बैठे। नहीं, आइन को प्रमोट करने के लिए बैठे थे तो आइनी तरीक़ाकार के तो मुताबिक बैठते। आपने कहा आइन ने दस्तक दी है, वो पता चला जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस इजाज़ुल हसन ने दस्तक दी हुई थी। ठीक है, ये तो मत करें ना। और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को चौधरी परवेज़ लाई ने दस्तक दी हुई वो थी। भी तो आइनी ओहदेदार थे ना दोनों ट्रकों जजेस। का भी जिक्र है वो ना, ट्रकों का जिक्र, वो ट्रकों का जिक्र भी तो वो आ गया जो ना। ट्रक इज 1 बिलियन वैसे फॉर ठीक है। इंफॉर्मेशन। ट्रक इज खोखा इज 1 करोड़, ट्रक इज 1 बिलियन। ये मैं आपको स्ट्रीट स्लैंग लैंग्वेज है जो हमारी जो है ना जो ये उर्दू की ये स्ट्रीट स्लैंग लैंग्वेज में पेटी कहते हैं लाख को, ठीक है, खोखा कहते हैं करोड़ को, और ट्रक कहते हैं अरब को। फिर ट्रॉलर को क्या कहते हो? ट्रॉलर भी तो है ना भाई। वो खराब होता है यार। यहाँ पर हमारी जो है ना जो स्ट्रीट स्लैंग है वो खत्म हो जाती है। ये बेचारे टपोरी टाइप के गली मोहल्ले के टाइप के लोग होते मतलब हैं। आपकी गिनती सिर्फ अरब तक है, हमारी अरब खरब है तक जी। नहीं है। नहीं, हमारी तो अभी तक करोड़ तक भी नहीं पहुंची। अच्छा, एनीवे, हाँ, लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि इस सब के बाद अदालत की साख इस टाइम स्टेक पे लगी हुई है। मोअज़्ज़िज़ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब बार बार कह रहे हैं कि हम चाहते हैं 90 दिन आइन के ऊपर अमल दरामद हो, आइन के ऊपर अमल होगा तो मुल्क चलेगा। बिल्कुल दुरुस्त बात है, आइन पर आप अमल चाहते हैं ना, आप फुल कोर्ट बनाते। आप एक चीज़ बताइए, कौन सा जज सुप्रीम कोर्ट का कहता है कि आइन पर अमल दरामद ना हो, जब हर जज ने हल्फी आइन के तहत लिया हुआ है, आइन के तहफ़्फ़ुज़ का लिया हुआ है, वो आइन से कैसे बरखिलाफ़ करने की बात कर सकता है। लेकिन अगर आप ये बना देते तो फैसले की वेटेज बढ़ जाती है। लेकिन ये जाहिर करता है आप सिर्फ इसलिए नहीं बनाते क्योंकि जिस दिन आप वो फुल कोर्ट बनाएंगे सबसे पहला सवाल ये उठेगा ये 3-5 का, ये 3-4 का फैसला है या 3-2 का फैसला है, और वहाँ पर आप फंस जाएंगे। अच्छा, बड़ी अहम बात मुनीब अख्तर साहब ने आज टोका, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने टोका जो एडवोकेट जनरल पंजाब थे कि ये आप कैसे कह सकते हैं। उन्होंने कहा जी वो क्या बात हुई? उन्होंने कहा जी आप 90 उन्होंने दिन क्या के लिए- ऐसी बात उन्होंने की? कहा जी आप 90 दिन के लिए आए हैं। उन्होंने एडवोकेट जनरल पंजाब को कहा तो आप भाषण मत दें, बेसिकली सादा अल्फाज में जो आपकी व्यूअर्स के लिए, कि भाषण ना दो, अपना बताओ जी कि 90 दिन के बाद आपकी जो है ना वो किस तरह जो है वो गवर्नमेंट कायम रह सकती है। तो एक्चुअली तो उन्होंने ये कहा था ना कि अगर इलेक्शन करवाएंगे तो फिर कौमी असम्बली के जब होंगे वो मुतासर होंगे। उन्होंने आगे से कहा, उन्होंने कहा माय लॉर्ड, मैं जो है इस कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इसको असिस्ट करना है, तो मैंने जो है वो 2+2 4 कनेक्ट करना है, यानी अपना जो आर्गूमेंट है वो बिल्ड करना है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से ही बिल्ड करना है, तो मुझे असिस्ट करने दें। तो उन्होंने फिर आगे से चीफ जस्टिस ने कहा कि हाँ जी कि आप जो है वो शाम को नाम है दलाइल से रोक सकते हैं, फिर उन्होंने दलाइल दिए और बड़े रेलिवेंट फिर उन्होंने साइटेशन भी बताई कि कौन से जो है वो अदालती नज़ीरें जो है वो बेसिकली इस केस के अंदर रेलिवेंट है, जहाँ पर सिक्योरिटी इशू के ऊपर जो है वो प्राइम जो है वो क्या कहते हैं कि एक पॉइंट है जिसके ऊपर इंतखाबात के इनेकाद नहीं हो सकते जब तक जो सिक्योरिटी की कंडीशन जो है अच्छी ना हो। लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा था यार, सियासतदानों को कहते हैं बैठो, टॉलरेंस पैदा करो, इत्तेफाक पैदा करो, बैठें, आप दस्तगिरबान ना हो। और भाई आप जस्टिस काजी फाइज़ा के साथ बैठें, आप जैसे सरदार तारिक मसूद के साथ बैठें, आप बैठें, ब्रदर जजेस हैं। वो जो पॉलिटिशियंस हैं वो दे आर नॉट ब्रदर पॉलिटिशियंस, दे आर राइवल्स जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, जिनका काम एक दूसरे पर तनकीद करना है। आपका काम बड़ा अच्छा पॉइंट है। आपका काम जो है वो आपका ब्रदर जज है, आपने उसको गले लगाना है, जैसे सगे भाई जो है गले मिलना चाहिए उनको, जैसे सरदार तारिक मसूद के साथ आपको गले मिलना चाहिए। लेकिन बाकियों के लिए लफाजी भी है, बाकियों के लिए नसीहतें भी हैं, बाकियों के लिए जो है वो हर किस्म की चीज़ मौजूद है, लेकिन अपने आप का अपना किबला दुरुस्त करें। आप ये कह रहे हैं कि जो वो नसीहत कर रहे हैं पहले खुद पे इम्प्लीमेंट करें। जो एक तासुर है सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक है, जजेस में इख्तलाफात मौजूद हैं, उन इख्तलाफात को ख़त्म करें। ये एक आईनी इदारा है। अब तो वो फैसला यार के मैं साथ उनका सामने बड़ा आ फैन गया। था, मैं उनका बड़ा फैन था, मैं फैन हूँ भी, बड़े अच्छा, मतलब उनका अखलाक बहुत अच्छा है। चीफ जस्टिस उमर ताब बंदियाल को आप पर्सनली लव हिम, बट लेकिन उनके जो अभी ये आखिरी 2-3-4 माह में जो वो कर रहे हैं, मैं बहुत मतलब जो ना मैं अपसेट भी हूँ, मैं हार्ट ब्रोकन भी हूँ और मुझे अफसोस है बेनता। इलेक्शन कमीशन ने आज एक अहम सवाल का जवाब दे दिया है कि 8 अक्टूबर की तारीख क्यों मुकर्रर की। वो उन्होंने क्या जवाब दिया और चीफ साहब ने उस पर पूछा
कि आप बताएं कि 8 अक्टूबर की जो तारीख दी है ये क्यों दी है, इसमें मैजिक क्या है, इसमें गारंटी क्या है, और क्या 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाएंगे? तो जवाब क्या था ईसीपी का? देखिए, उन्होंने कहा था जी कि ये स्पेकुलेटेड डेट नहीं है, ये तमाम इदारों की जो इन्फॉर्मेशन है उसकी बेस के ऊपर वो डेट दी है। और वो बेसिकली उन्होंने कहा था कि जो ऑपरेशंस ऑन गोइंग हैं उन्होंने अक्टूबर से पहले यानी सितंबर के एंड में वो हो जाना था, लेकिन जो फर्स्ट संडे बन रहा है अक्टूबर का वो 8 अक्टूबर बन रहा है, इसलिए उन्होंने ये डेट दी है। तो ये स्पेकुलेटेड डेट नहीं है, ये वो कि उन्होंने कहा था कि ये एग्जैक्ट डेट दी है। बट पता आपको भी है, पता मुझे भी है, डेट तो चीफ जस्टिस उमता बंदयाल की रिटायरमेंट है, और चीफ जस्टिस भी कहते हैं कि मुझे नहीं पता, रिटायरमेंट तो है ना, तो वो कहते हैं कि ये 8 अक्टूबर की डेट क्यों है। चीफ साहब ने कहा भी 8 सितंबर दे सकते थे, 8 अगस्त दे सकते थे, 8 अक्टूबर क्यों दिए ना? तो रिटायरमेंट है ना, तो उनको भी तो ये है ना कि भाई मेरी मौजूदगी में इलेक्शन हो जाए। अच्छा, आपकी मौजूदगी में अगर इलेक्शन नहीं होते, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? क्या वुड इट बी एंड ऑफ द वर्ल्ड? क्या ये पाकिस्तान का अंत है? क्या पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा? नहीं, इंसान आते हैं जाते हैं, शख्सियात से मैटर नहीं करता। आपका जितना भी टेन्योर है, आप ऐसा इंसाफ फराम करके जाते जो आपका मेन काम है। आप इंसाफ की फरामी को यकीनी बनाते, आप लोअर कोर्ट्स को एम्पावर करते, आप लोअर कोर्ट्स की रिस्ट्रक्चरिंग करते, आप हाई कोर्ट्स को बेहतर करते, जो भी करते अपना काम करते, पेंडेंसी ख़त्म करते, ठीक है। आप जजेस की जो अपनी असामियाँ उनको मुकम्मल करते, फिल करते, आपका ये काम है। मतलब आप मतलब ये कह रहे हैं इन शॉर्ट के अपने हाउस को इन ऑर्डर करते हैं। अपने हाउस को इन ऑर्डर करें। आप देखें यहाँ पर भी। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये आज तो धमाके शमाके अंदर होने थे, रिमार्क्स, एतराज़, इरफान कादर आए, मंदुखेल साहब ने वजाहत दे दी, एक धमाका होना भी रहता है। मुझे लगता है कि एक धमाका होना भी रहता है। आपको भी लगता है कि एक धमाका होना रहता है? तो वो कौन सा होगा? मौजूद जस्टिस एजाजुल हसन पर एतराज़ होगा, और इसके अलावा वो 3-4 वाले जो मामला है उसको भी कंटेस्ट किया जाएगा। ये 2 धमाके होंगे। आप बताएं जी, आपको क्या लगता है? यार, रिक्यूज़ करने के बाद मोजेस जस्टिस एजाजुल हसन साहब को नहीं बैठना चाहिए था। अभी भी एतराज़ आएगा? एतराज़ तो ज़ाहिर बात है आएगा, लेकिन एतराज़ की नौबत क्यों आए? देखिए, जज के पास ये मॉरल अथॉरिटी होती है कि जज की इज्जत ही होती है। जज के पास बंदूक, तोप, जो ना कोई जेट नहीं होता, कोई ऐसी मतलब फोर्स नहीं होती, बंदूक नहीं होती, कुछ भी नहीं है ना, वो इखलाकी अथॉरिटी है ना। तो कोई आप पर उंगली क्यों उठाए? आपका काम ये है कि उससे पहले ही अपने दामन को कांटों से बचाकर साइड से गुजर जाए, ठीक है, ना कि आप कांटों के बीच में जाएं। बस कंक्लूड करें, यही बात है। हसन को आपने सुना, असद तूर भाई को आपने सुना। आज इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल मुकम्मल हो गए, एडवोकेट जनरल्स के हो गए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के। कल अटॉर्नी जनरल दलाइल देंगे, उसके बाद जो सियासी जमातों के वकील हैं, कामरान मुर्तज़ा, वो गवर्नर के हवाले से भी असिस्ट करेंगे। पीपल्स पार्टी के हैं अपने फ़ारूक अचनाइक साहब, और नून लीग के हैं अकरम शेख साहब। तो ये कल की ये कार्रवाई रहती है। उम्मीद तो है कि कल कार्रवाई जो है कंक्लूड हो जाएगी, और फैसला कब आएगा ये फिर हो सकता है कल शॉर्ट ऑर्डर या फिर जुमे का दिन का इंतखाब किया जाए कि जुमे को बड़ा फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।